तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के जो सार संग्रह है उसमें आज जो मुख्य टॉपिक है वो है मध्य उच्च भूमि। यानी कि हम भारत के जो उच्च भूमि है उत्तर क्षेत्र में उसकी हम बात करने वाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो चलिए पहले हम इसका थोड़ा सा परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं तो परिभाषा को देखना यानी कि पूरी जानकारी लेनी जरूरी होती है। तो परिभाषा है, भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित पठारी क्षेत्र को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यानी कि भारत के जो ये आप मैप पे, इसीलिए ये क्लास खास है फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पहली बार इस प्रकार का क्लास देखने को मिल रहा होगा। शायद किसी ने देखा भी होगा, लेकिन मेरी तरफ से ये पहला ही है। ये वाला जो हम आसमानी कलर का घेरा डाल रहे हैं यही वाला मध्य उच्च भूमि है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इससे पहले हमने कई क्लास ले चुके हैं तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत चीज़ें बताई है तथ्यात्मक, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से मुख्य तथ्य, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में गहराई में जाकर पूछने लग गया है, तो आप सभी कुछ पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए मुख्य तथ्य क्या है आज का। स्थिति है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के, इसे ये जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है इसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो उसी के मध्य में ये भूमि पाया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, तो इसका जो लगभग क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट औसत ऊंचाई जो इसकी है वो है 300 से लेकर के 900 मीटर तक। और इसके जो क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्र भूमि आ जाती है, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, यहीं थोड़ा सा नीचे हम करते हैं, यहीं पे है। एक मिनट बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा फ्रेंड्स। यहीं पे है मालवा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहीं छत्तीसगढ़ के आसपास है बघेलखंड, और छत्तीसगढ़ तो है ही यहाँ पे। तो पहले आप पॉइंट को देख ले, उसके बाद हम मैप पे भी दिखाएंगे। तो मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का इसी का भाग है उच्च भूमि का। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाती है काली, लाल, पीली और लेटेराइट मिट्टी। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो यहाँ पे कोयला, एक मिनट फ्रेंड्स, खनिज में से कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट और चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और एग्ज़ाम में आप लोग देखे होंगे कि खनिज से जो है क्वेश्चन हर बार एक पूछ लिया जाता है। तो हम आगे खनिज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ ओवरव्यू देख लें और आपको इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देख लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नदियाँ, यानी कि इस यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है उसके बारे में है। चंबल, बेतवा, केन, सोन, महानदी, ताप्ती की सहायक नदियाँ। तो ये सब नदियाँ जो है इस क्षेत्र से होकर बहती है। नेक्स्ट वन मिश्रित, ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भारत के जो
उत्तर के क्षेत्र हैं यानी उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, प्रमुख भाग। तो प्रमुख भाग है मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड और ये छत्तीसगढ़, जो कि हम पहले ऊपर में देख चुके हैं। अब यहाँ से आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगा कि मालवा की पठार पूछ लिया जाता है कि मालवा के पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये फाउंडेशन है तो आपको विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गारंटी है आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाली है अगर आप इसको रिवीजन करते हैं तो। नर्मदा हम दिखाएंगे आपको मैप पे, नर्मदा और चंबल के बीच का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार है, वहीं पे मालवा का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट है, पहले आप देख लीजिए नर्मदा और चंबल। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा करते हैं, मैं बताती हूँ, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से जो है हम अगले इस क्लास में बताया था कि यहाँ से नर्मदा निकलती है और यहीं से चंबल निकलती है, तो इसी का जो क्षेत्र है बीच का, उसे ही मालवा का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आप एक बार इसको पढ़ ले, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैप पे सभी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको सभी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक क्लास देख लेंगे, 2 क्लास देख लेंगे, उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी क्लास जानकारी होती है सभी क्लास में। बुंदेलखंड, बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है वहीं पे बुंदेलखंड है, हमने बताया भी था ऊपर में। बघेलखंड, तो ये जो बघेलखंड है मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है बघेलखंड। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है ये महानदी बेसिन के क्षेत्र में पड़ता है। इस उच्च भूमि की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे है। पूरा भारत का सबसे पुराना भूभाग है और यह भाग प्राचीन आग्नेय एवं यह जो क्षेत्र है आग्नेय ये नहीं होगा, आग्नेय या फिर अपसादी चट्टानों से बना हुआ है। और खनिज एवं, एक मिनट फ्रेंड्स, इस पॉइंट को अब छोड़ दें। खनिज संसाधनों से भरपूर है इस क्षेत्र के, कई जो है प्रदना किलदार और विभिन्न दिशाओं में बहती है। इस क्षेत्र के, इस पॉइंट को आप छोड़ दें क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नदियाँ, क्योंकि एआई का इसमें थोड़ा बहुत हेल्प लिया जाता है, इसीलिए वो टाइपिंग मिस्टेक करके ऐसा कर देता है। तो प्रमुख नदियाँ, चंबल, तो चंबल किसकी सहायक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और ये जो यमुना नदी है ये खुद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये दोनों तीनों। चंबल किसकी सहायक नदियाँ हैं, कई बार पूछा जा चुका है। यमुना किसकी सहायक नदी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। बात करते हैं बेतवा, तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, और केन यानी कि 3 जो ये नदी है, केन, बेतवा, चंबल, ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। सोन, तो सोन जो है पटना के आसपास आके मिलती है गंगा में,
और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं ताप्ती, तो ताप्ती और नर्मदा दो नदियां हैं प्रमुख रूप से, वैसे तो छोटी मोटी बहुत है। ये जो है अरब सागर में गिरती है और ये दोनों नदियों के बारे में, ये दोनों जो है ज्वार नदमुख बनाती है और ये दोनों नदियां जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों अरब सागर में बहती है। आप लोग पहले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बता चुके हैं कि अरब सागर किस साइड है, हिंद महासागर कहाँ है, सभी का लोकेशन हमने बताया है मैप पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है आर्थिक महत्व। ये तो वही बातें है, सेम लिखा हुआ फ्रेंड, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खनिज संपदा फिर भी एक बार देख ले। खनिज संपदा के कारण उद्योग की स्थापना और कृषि वानिकी एवं खनन मुख्य गतिविधियाँ, जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि दक्षिण जो भारत है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी वजह से। नेक्स्ट है परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु। मध्य उच्च भूमि भारत के बीचों बीच स्थित है। अब इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मध्य उच्च भूमि की विशेषता बताएं या फिर इनके बारे में कौन से कथन सत्य हैं। अब वो जमाना गया फ्रेंड्स जो पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपको गहराई में पढ़ना ही पड़ेगा और इसीलिए हमने इस क्लास को लाया है ताकि आप लोगों का सभी पॉइंट क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। मध्य उच्च भूमि भारत के बीचों बीच स्थित है, हमने मैप पे आपको दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर है और यह क्षेत्र खनिज से समृद्ध है और यह भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और यह सबसे पुराना भी है। अब हमने मध्य उच्च भूमि के बारे में पूरी अभी तुरंत हमने पढ़ा है और अब जो है नेक्स्ट मेरा जो पेज है न्यू वाला, वो है हमने सभी चीज़ें को अलग अलग करके लाया है ताकि आपको एक दूसरे से लिंक ना हो और आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पॉइंट है दक्कन का पठार, यानी कि दक्कन का पठार किसे कहते हैं, कहाँ पे है, इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पे कौन सी कृषि होती है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने बिहार पीएससी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लगता है यानी कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि पठार होता क्या है और पठार है कहाँ पे। तो परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित विस्तृत पठारी क्षेत्र को दक्कन का पठार प्रायद्वीप के इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं इसे, यहाँ से लेकर के नीचे तक, तो इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में और पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है। दक्षिण घाट दक्षिण नहीं होगा फ्रेंड, पश्चिम और पूर्वी घाट, जैसे कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है पॉइंट आपको शायद यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा। विंध्यन के दक्षिण में, यानी यहाँ जो विंध्यन है तो इसका दक्षिण हो गया ये वाला क्षेत्र और ये जो है पश्चिमी, इसे जो है पश्चिमी घाट कहा जाता है और ये जो है पूर्वी घाट, तो उसी के बीच में स्थित है दक्कन का पठार। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे और साथ में आपको भारत का नक्शा भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आपसे छूटेगा नहीं और पीडीएफ ही देंगे हम लोग, तो आप लोग उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा महीना 2 महीना पर।
मुख्य तथ्य जो है स्थिति विंध्य पर्वत के दक्षिण में तथा पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच में। क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 300 से लेकर 900 मीटर तक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्पत्ति। 1 मिनट, ब्रश नहीं लिए थे। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति जो है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है भारत का जो दक्षिणी पठार है ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुआ है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है यानी ये जो पठारी क्षेत्र है बहुत ही कठोर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है खनन कार्य भी उतना नहीं हो पाता है जितना कि उत्तर पूर्वी भाग या फिर उत्तर भारत में होता है। तो इसे ही डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार से जो उत्पन्न हुआ उसी के कारण से। नेक्स्ट है प्रमुख भाग, तो महाराष्ट्र का पठार, यहीं पे आपको थोड़ा मैप को हम बता देंगे, अभी नीचे करेंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा आपका। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका का पठार और तेलंगाना का पठार जो है इसमें मुख्य रूप से आ जाता है। तो अब आप लोग देख लें, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का पठार हो जाता है, यहाँ पे आपका कर्नाटका का पठार हो जाता है, और एक कौन सा था फ्रेंड्स, हम देख लेते थोड़ा सा, तेलंगाना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। तो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा केरल, छोटा सा मतलब लंबा है, और यहीं पे आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। लेकिन ये पठारी क्षेत्र नहीं है, ये जो है पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, प्रमुख भाग हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट है मिट्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दक्कन के क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो काली, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल लेटेराइट, जो कि घाटों के पास है लेटेराइट, क्योंकि जो पानी होती है तरंग के द्वारा जो बह जाती है, और ऊबड़ खाबड़ जो गिट्टी युक्त मिट्टी होती है उसी को ही लेटेराइट। आप देखते होंगे अपने घर में जब बारिश होता था तो आंगन में जो मिट्टियाँ होती थी वो ऊपर का परत हट जाने की वजह से थोड़ा बालू टाइप का दिखता था, तो उसी प्रकार की मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है नदियाँ, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, भीमा, तुंगभद्रा, पेनगंगा आदि नदियाँ जो है वो इसी भाग में बहती है। और गोदावरी की एक विशेषता है, और ये 71 बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी ये गोदावरी है। और अगर हम भारत की बात यानी दक्कन क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो भी गोदावरी हो जाएगी। और हम आप इसको जो है मैप पर भी दिखाएंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। हमने इसको पहले का लेक्चर में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। चलते हैं नेक्स्ट, खनिज, तो लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अवरक, यूरेनियम, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अभी आपने जो थोड़ा देर हमने पहले पढ़ाया था मध्य उच्च भूमि का कैसा जलवायु था, तो उसका था उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और ये कैसा है, तो ये है उष्णकटिबंधीय, क्योंकि कर्क रेखा जो है इसके नज़दीक से ही गुजरता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यानी कि उत्तर भारत की तुलना में जो है ज़्यादा ही गर्म है। आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ जो क्लास को देखते रहें, और हम लोग जो है मैप जब पढ़ाएंगे वर्ल्ड मैप तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ आने वाला है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास को देखें जब तक कि
पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है फाउंडेशन बैच तभी आप लोगों का सब कुछ क्लियर होने वाला है। कितना को तो ये भी पता नहीं होगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और इसके ऊपर कौन से देश हैं और इसके नीचे। तो सभी कुछ आपको क्लियर होने वाला है, आज नहीं आने वाले क्लास में। नेक्स्ट खनिज हमने पढ़ लिया, जलवायु हमने देख लिया, उष्णकटिबंधीय, और नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कटेली झाड़ियाँ जो है इस क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्कन का पठार की, जो दक्कन का पठार है उसकी विशेषताएं क्या है। तो यह एक प्राचीन और अस्थिर पठार है। पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, तभी तो अधिकतर नदियां जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती है, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी नदियां जो है पश्चिम से निकलती है, ऊंचा भाग है, और ये सब दक्षिण में बहती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है यहीं से रिलेटेड कि पश्चिमी भाग के तुलना में पूर्वी भाग ज़्यादा जो है दंतुरित का मतलब कटा फटा तो है, क्योंकि नदियां जो है सब यहीं से बहती है पूर्वी क्षेत्र से होकर के, इसीलिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है काली मिट्टी, रेंगूर, हमने पहले ही बताया था रेगूर इसे कहा जाता है और ये कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ अनेक ज्वालामुखी शैल यानी कि बेसाल्ट पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पठार पर नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाते हुए समुद्र की ओर बहती है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, भीमा, तुंगभद्रा और पेनगंगा, ये सब नदियाँ जो है पठारी भाग से ही होकर बहती है। गोदावरी की बात करें तो दक्कन की गंगा कहलाती है। कृष्णा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और कावेरी, दक्षिण, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में। ये दक्कन की गंगा कहलाती है और दक्षिण भारत की भी गंगा कहलाती है गोदावरी, और ये जो है कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। और ताप्ती की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है। भीमा, तुंगभद्रा, पेनगंगा सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है फसलें, यानी कि पठारीय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कपास, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिलहन और दलहन जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख राज्य, यानी कि पठारी जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हम आपको एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं। केरल आ जाता है, गोवा आ जाता है, ये सभी राज्य जो हैं वो पठारी क्षेत्र में आ जाता है। हाँ, आपको थोड़ा सा 1 मिनट फ्रेंड्स, ये पहले नोट आप पढ़ ले थोड़ा सा। दक्कन का पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हृदय है। दक्कन का पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हृदय है, जो खनिज संपदा, कृषि और जल संसाधनों में समृद्ध है। अब आप लोग देखिए कि कौन कौन से राज्य आ जाते हैं इस पठारी वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, यहीं पे आपको कर्नाटका मिल जाएगा, और यहीं पे जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको गोवा ये छोटा वाला है, और यहीं पे आपको यहाँ कॉर्नर पे केरल मिल जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु का है, और ऐसे करके आप जाएंगे पतला सा, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, और यहीं पे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, यहीं भी थोड़ा सा तेलंगाना, और ये वाला जो पार्ट है
ये ओडिशा का है। तो इस प्रकार से है, हम भारत का मैप भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमें लगता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा ख़राब लगा जो भी लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।